मध्याह्याणं नमूलोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। तीसरे अध्याय में सुबह अपनी चर्चा नदियों पर हुई थी। जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में 6 पर्वत हैं। 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्र बने। उन 6 पर्वतों पर 6 तालाब हैं। उन तालाबों में 6 कमल हैं। उन कमलों में देवियां हैं। और फिर उन तालाबों से नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं? 14 नदियां निकलती हैं, जो 7 क्षेत्रों में बहती हैं। तो 2-2 के जोड़े में बहती हैं। गंगा सिंधु एक जोड़ा हो गया, रोहित रोहितास्या दूसरा जोड़ा, फिर हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला और रक्ता रक्तोदा। तो ये क्रम से भरत आदि क्षेत्रों में बहती हैं। एक क्षेत्र में 2-2 नदी बहेंगी। अब इनको निकालेंगे कैसे? क्योंकि तालाब तो 6 हैं और नदियाँ 14 हैं, तो कैसे निकलेंगी? पहले और अंतिम तालाब से 3-3 नदियाँ निकलेंगी और बीच के जो तालाब हैं उनसे 2-2 नदियाँ निकलेंगी। तो पहले तालाब से पहली नदी है गंगा, दूसरी है सिंधु और तीसरी नदी है रोहितास्या। तो ऐसे 3 नदियाँ निकलती हैं। अब इनको अपन बोर्ड पर देखा था, फिर से एक बार देख ले, जिससे अच्छे से सभी से बन जाए। देखें, ये मान लो अपना जम्बूद्वीप हो गया। अब जम्बूद्वीप में यहाँ से एक पर्वत निकला हिमवन, दूसरा पर्वत महाहिमवन, तीसरा पर्वत निषद, फिर नील, फिर रुक्मी और फिर शिखरिन। 6 पर्वत निकले। बीच में ये मेरू पर्वत है। इन पर्वतों के ऊपर तालाब हैं। ये पद्म तालाब, महापद्म तालाब, फिर ये तिगिंच तालाब। इसी तरह से ये केसरी तालाब, फिर ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा महापुंडरीक और पुंडरीक। ये तालाब निकले। अब इन तालाबों से नदियाँ निकाली थी। तो हमने बताया था 2 नदियों का जोड़ा है और उन जोड़ों में जो पहली नदी है वो पूर्व दिशा की ओर जाएगी। अब गंगा और सिंधु का जोड़ा है तो गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर जाएगी, सिंधु नदी पश्चिम की ओर आएगी। तो ये जो पहला पद्म तालाब है, इस तालाब के पूर्व दिशा से एक नदी निकली और इधर पूर्व दिशा की ओर चली गई। एक नदी इधर निकली और ये पश्चिम दिशा की ओर आ गई। एक और निकलेगी जो उत्तर दिशा से निकलेगी ऊपर से, और ऐसे होते हुए घूम करके ये इधर आ जाएगी। इसके चारों तरफ ये कौन सा है? लवण समुद्र बना हुआ है। तो इस लवण समुद्र में आकर के ये सारी नदियाँ मिल जाती हैं। ये कौन सी नदी हो गई? इधर गंगा, इस तरफ हो जाएगी सिंधु। और एक और नदी कौन सी है? ये चूंकि पश्चिम दिशा की ओर है तो अगले क्षेत्र में कौन सी 2 नदी हैं? रोहित रोहितास्या। अब जब पश्चिम दिशा की है तो ये कौन सी होगी? रोहितास्या। तो ये हो जाएगी रोहितास्या।
इसके बाद क्या करना है, अब जो अगला तालाब है महापद्म तालाब, उन तालाबों से जो नदियाँ निकलेंगी, एक नीचे के क्षेत्र में आएगी और एक ऊपर के क्षेत्र में जाएगी। तो नीचे के क्षेत्र में पश्चिम दिशा की ओर की तो नदी आई गई पहले से, अब ये जो नीचे के क्षेत्र में आएगी ये कहाँ जाएगी, पूर्व दिशा में। तो यहाँ आएगी ये इस तरह से पूर्व दिशा में जाएगी, ऊपर जाएगी तो ऊपर पश्चिम दिशा में जाएगी। बस इस तरह से क्रॉस में बनाना है, नीचे पूर्व में ऊपर पश्चिम में। फिर इधर इस तिगिंच तालाब से नीचे ये पूर्व में और ऊपर ये पश्चिम में। फिर केसरी तालाब से ये इधर पूरब में और ये इधर पश्चिम में। फिर इधर महापुंडरीक से पूरब और ये पश्चिम। फिर आ गया सबसे लास्ट का, उससे भी 3 नदियाँ निकलेंगी। तो 3 नदियों में जो पहली नदी है वो इधर नीचे के क्षेत्र में आएगी और 2 इधर रक्तोदा और रक्ता, इस तरह से 2 नदियाँ इधर जाएंगी। तो ये इस तरह से 14 नदियाँ निकलती हैं। ये 14 नदियाँ सबसे निकालते बन रहा है कि नहीं? ये बनना चाहिए, गलत नहीं करना है। एक बार बहुत पहले की बात है, करीब 15 साल 17 साल पहले की, हमने एक बार पढ़ाया, हम ही भूल गए। तो हमने क्या किया, ये इससे 3 नदियाँ निकालनी थी। अब 3 निकाली तो गंगा सिंधु तो नीचे निकली, लेकिन ऊपर की जो नदी थी जो पश्चिम की ओर भेजनी थी, हमने पूरब की ओर भेज दी। अब वो इधर पूरब की ओर गई तो ये पश्चिम की ओर आएगी। वो सारा पूरा उल्टा नक्शा बन गया, नहीं रहा ध्यान। बाद में ध्यान आया कि ये नदी तो उल्टी बह गई, फिर उनको सीधा किया। तो ये एक बार अच्छे से ध्यान रखें कि ये जो नदी है, तीसरी नदी जो ऊपर के क्षेत्र में आ रही है, ये पश्चिम की ओर जाएगी, रोहितास्या। एक नदी यदि ये सही निकल गई तो बाकी सारी सही निकल जाएंगी। ठीक है। अब इसमें अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जितनी नदियां हैं ये 14,000 नदियों से सहित हैं। तो सारी नदियां 14,000 से हैं क्या? नहीं, गंगा और सिंधु ये 2 नदियां 14,000 नदी से। तो गंगा की 14,000 अलग हैं और सिंधु की 14,000 अलग हैं। मतलब भरत क्षेत्र में 28,000 नदियां बह रही होंगी। ये 28,000 नदियां कौन सी? सहायक नदियां हैं, ये छोटी नदी हैं। और ये जो गंगा सिंधु हुई ये महानदी कहलाती है। तो गंगा सिंधु महानदी है, इसमें आकर के वो 14,000 नदियां आकर के मिल जाती हैं। जैसे ही वो आकर के मिलेंगी तो इसका वेग और तेजी से बढ़ जाएगा और वो बढ़ करके फिर लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। अब अपन को क्या करना है, यहाँ 14,000 नदियाँ हैं तो इसके ऊपर वाले क्षेत्र में डबल होंगी। हर चीज़ डबल हो रही थी, जैसे तालाब की लंबाई, चौड़ाई, गहराई डबल किए, पर्वत की ऊंचाई भी डबल थी, ये 100 योजन, वो 200, वो 400। तो अब यहाँ पर भी ये डबल करेंगे। यहाँ पर 14,000 हैं तो फिर रोहित और रोहितास्या में कितनी होंगी? 28,000। रोहित की भी 28,000, रोहितास्या की भी 28,000। फिर हरित हरिकांता में कितनी हो जाएंगी? 56,000, दोनों की अलग अलग। फिर सीता और सीतोदा की 1,12,000 सीता की और 1,12,000 सीतोदा की। फिर उसके बाद माइनस होगा, फिर 56, फिर 28, फिर 14। इस तरह से ये नदियाँ आकर के मिलती हैं और वो जो मुख्य नदी है वो उसके कारण से और बड़ी से बड़ी होती चली जाती है, बाद में जाकर के लवण समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक अपना सुबह हो गया था। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें। ऊपर वाली 3 नदियों के नाम सबके देख लें। ये गंगा और सिंधु, तो ये रोहित और रोहितास्या हो गया। फिर ये हरित और इधर हो जाएगी ये हरिकांता। फिर इधर ये हो जाएगी सीता और इस तरफ की हो जाएगी सीतोदा। फिर इसके बाद नारी और ये नरकांता। फिर सुवर्णकूला और रूप्यकूला, सुवर्णकूला और इधर आएगी रूप्यकूला।
और ऊपर की आएगी रक्ता और रक्तुदा। ये पूर्व दिशा की रक्ता, पश्चिम दिशा की रक्तुदा। इस तरह से नदियां निकलेंगी। अब प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से देखें, जैसे ये तालाब हो गया पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक। हमने प्रश्न पूछा महापुंडरीक तालाब से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो अपन को देखना है महापुंडरीक ये हो गया, तो महापुंडरीक से एक तो नीचे गई है नारी और ऊपर की गई रूप्यकूला, नारी और रूप्यकूला। अब हम उसमें 4 ऑप्शन देंगे, एक देंगे नारी नरकांता, एक ऑप्शन देंगे रूप्यकूला सुवर्णकूला, एक ऑप्शन देंगे नारी सुवर्णकूला, एक देंगे नारी रूप्यकूला। तो अब उसमें से कौन सा सही लग रहा है वो आपको अपना चार्ट बना करके मैप से बिल्कुल क्लैरिफाई करके और फिर उस पर टिक करना पड़ेगा। ठीक है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, सीता नदी कौन से तालाब से निकलती है। हम उसमें 4 ऑप्शन देंगे, पद्म, महापद्म, तिगिंच और केसरी। तो आपको ये देखना है सीतोदा नदी कहाँ है, ये है, और सीतोदा नदी कहाँ से निकली, इससे। तो पद्म, महापद्म, तिगिंच, तिगिंच तालाब से निकलेगी, केसरी से नहीं, सीतोदा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सीता निकलेगी तो सीता केसरी से और सीतोदा तिगिंच से। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको मैप को बार बार बनाना है, घर पर बनाएं, उनके नाम लिख करके देखें कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कौन से तालाब से है, कौन से क्षेत्र में है। ठीक है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, हेमवत क्षेत्र में कौन सी 2 नदियाँ बहती हैं। हेमवत क्षेत्र में कौन सी 2 नदियाँ बहती हैं, गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता या सीता सीतोदा। तो हेमवत क्षेत्र कौन सा होगा, ये भरत हेमवत। तो हेमवत में कौन सी हैं, रोहित रोहितास्या। ठीक है। तो इस तरह से अपन को हर तरह से किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या ये हो गया ना, भरत हेमवत, तो रोहित और रोहितास्या। हम तो क्षेत्र की पूछ रहे हैं। हेमवत क्षेत्र में, हिमवन पर्वत नहीं बोला हमने, हेमवत क्षेत्र में कौन सी 2 नदियां बहती हैं, हेमवत क्षेत्र में। तो क्षेत्र तो ये हो गया ना हेमवत क्षेत्र। अब हम इधर तालाब नहीं पूछ रहे हैं, हम क्षेत्र पूछ रहे हैं। तो क्षेत्र में तो 2 रहेंगी, रोहित और रोहितास्या। क्षेत्र में तो 2 ही है ना, रोहित और रोहितास्या। तालाब की नहीं पूछ रहे हैं हम, क्षेत्र पूछ रहे हैं। मान लो हमने पूछा रम्यक क्षेत्र में कौन सी 2 नदी बहती हैं, रम्यक क्षेत्र में। रम्यक क्षेत्र कौन सा है, रम्यक क्षेत्र भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक। रम्यक में नारी और नरकांता। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूछा जा सकता है तिगिंच तालाब की लंबाई कितनी है, तिगिंच तालाब की लंबाई कितनी है। हम देंगे 500 योजन, 1000 योजन, 2000 योजन, 4000 योजन। कितना हो गया, 4000 योजन। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है निम्न में 2000 योजन लंबाई किस तालाब की है। अब उसमें हम 4 तालाबों के नाम दे देंगे नीचे। आपको देखना है कि 2000 योजन की लंबाई किसकी होगी। हम उसमें पद्म भी देंगे, पुंडरीक भी देंगे, इधर तिगिंच भी दे देंगे और एक दे देंगे या तो महापुंडरीक वाला या इधर वाला जिसकी 2000 होगी। 3 ऑप्शन गलत देंगे, एक सही देंगे। तो आपको वो सही वाला पकड़ना होगा, कौन सा होगा। नहीं, सूत्र लिखने को नहीं आएगा। पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आपके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें एक सही है। दूसरा प्रश्न होगा जिसमें ट्रू फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स का मतलब एक सेंटेंस हम देंगे, वो सेंटेंस को पढ़ करके आपको ये बताना है ये सेंटेंस सही है या गलत है। मान लो हमने एक सेंटेंस दिया कि गंगा नदी महापद्म तालाब से निकलती है, सही है कि गलत।
गंगा नदी महापद्म तालाब से निकलती है, गलत है। तो बस उस पर गलत का निशान लगा देना। हम कहें रूप्यकूला नदी पूर्व दिशा की ओर जाती है, सही कि गलत? गलत, तो गलत लगा दीजिए। आपको लगता है नहीं ये बिल्कुल सही है तो सही लगा दीजिए। आपको वो सेंटेंस पढ़ करके सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? तो ऐसे प्रश्न भी आएंगे, लिखने का नहीं होगा, बस टिक मार्क करना है आपको, बस उसी तरह का पेपर होगा। ये क्लियर होगा यहाँ तक? यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछें। चलो आगे देखें। 23 सूत्र हो गए अपने। 23 के बाद देखें 24 नंबर। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षड्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षड्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षड्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। अब देखें इस सूत्र में बता रहे हैं, यहाँ जो ये जम्बू द्वीप है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा लास्ट तक, इसकी लंबाई कितनी है? 1 लाख योजन। ठीक है। अब यहाँ ये बता रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लाख योजन है, तो ये भरत क्षेत्र कितना है? मतलब यहाँ इस लास्ट पॉइंट से जम्बू द्वीप की जो बाउंड्री वाल है यहाँ से लेकर के हिम्मन पर्वत तक के बीच की दूरी कितनी, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, वो विस्तार इसमें बताया गया। क्या लिखा है? भरतः षड्विंशति, षड्विंशति का मतलब 26। फिर क्या लिखा? पंच योजन शत विस्तारः, पंच योजन शत, शत का मतलब 100, पंच का मतलब 5, तो 500 योजन पूरा है और 26 योजन है, तो कितना हो गया? 526 योजन। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना हुआ? 526 योजन। फिर क्या लिखा? षड्च एकोनविंशति भागा योजनस्य, और फिर आगे लिखा योजनस्य, यानी एक योजन का 19 भागों में से 6 भाग। कैसे लिखेंगे इसको? 526 योजन पूरा है और 6/19, मतलब एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग, और इतना विस्तार इस भरत क्षेत्र का है। पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, उस 1 लाख योजन में इस भरत क्षेत्र का विस्तार कितना? ये भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन पूरा है और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग है। क्लियर हुआ? ये आंकड़ा आपको याद करना पड़ेगा। लंबाई, क्षेत्रफल नहीं अभी है, ये क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, ये केवल दूरी निकाल रहे हैं, ये केवल दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लाख है, तो ये इतना स्थान कितना हुआ भरत क्षेत्र का। अब एक बता दिया भरत क्षेत्र का, अब आगे बताएंगे जो आगे पर्वत हैं और आगे क्षेत्र हैं उनका विस्तार कितना है। एक का बताने के बाद फिर आगे सभी का बता रहे हैं, तो सभी का कितना होगा। अब अगला सूत्र देखें, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः, विदेहांताः तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। क्या लिख रहे हैं? तद्विगुण द्विगुण विस्तारा, मतलब अब क्या करना है, जो भरत क्षेत्र का विस्तार है इससे दुगना दुगना विस्तार लगाना है। किसका लगाएंगे? केवल क्षेत्र का या पर्वत पर्वत का या दोनों का? तो क्या लिखा? वर्षधर वर्षा, पर्वत का और फिर क्षेत्र का। भरत क्षेत्र बता दिया
तो भरत क्षेत्र के बाद कौन सी संरचना आएगी? पर्वत आएगा कि क्षेत्र? पर्वत। इसीलिए वर्षधर पहले लिखा। ये जो भरत क्षेत्र का विस्तार है, इससे दुगना विस्तार इस पर्वत का है। अपन लोगों ने जो चित्र बनाया उसमें एक लाइन खींच दी, ये लाइन मात्र नहीं है। यदि हम इसको 1 इंच का बना रहे हैं तो ये पर्वत 2 इंच का बनेगा। यदि ये पर्वत 2 इंच का बनेगा तो अगला जो क्षेत्र हेमवत क्षेत्र है वो 4 इंच का बनेगा। 4 इंच का यदि ये हेमवत क्षेत्र है तो इसके आगे जो पर्वत होगा महाहिमवन पर्वत, वो 8 इंच का बनाना पड़ेगा। तो अब आपको ये देखना है कि यदि ये 1 इंच है, ध्यान से इसको मिटा दें, अच्छे से बनाते हैं, क्लियर होगा। घर पर बनाने का प्रैक्टिस करना है एक बार, ये इंच से नाप करके, ठीक है। मान लो ये विस्तार कितना है? 1 लाख, ठीक है। अब अपन क्या कह रहे हैं, ये एक पर्वत बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया, तो ये चौथा, 5वां, 6वां। ये कह रहे हैं ये दूरी कितनी है? बस इतनी सी। ये दूरी कितनी हो रही है? 526 सही 6/19। ये बीच की दूरी केवल इधर से इधर तक की। अब यदि ये इसको माना कि यदि हम इसको 1 मानते हैं, ठीक है, ध्यान से देखें, इसको यदि हमने 1 माना तो ये पर्वत कितना हो जाएगा? 2। फिर ये क्षेत्र कितना होगा? 4। फिर इसके बाद ये पर्वत कितना होगा? फिर ये क्षेत्र कितना होगा? फिर ये पर्वत कितना होगा? और फिर ये क्षेत्र कितना होगा? 64। मतलब भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र 64 गुना ज़्यादा बड़ा है। भरत क्षेत्र का विस्तार जितना है, विदेह क्षेत्र कितना बड़ा है? 64 गुना ज़्यादा बड़ा है। इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इसके आगे क्या करें? तो इसके आगे अगला सूत्र लिखा, उत्तरा दक्षिण तुल्याः। उत्तरा दक्षिण तुल्याः। यहां बता रहे हैं उत्तर की जो संरचना है वो दक्षिण के बराबर है। अब उत्तर की दक्षिण के बराबर है तो ये जो पर्वत, यहां कौन सा पर्वत है? ये हिमवन, महाहिमवन, निषद। तो निषद पर्वत यदि 32 है तो ये नील पर्वत भी कितना हो जाएगा? 32। इधर ये कौन सा क्षेत्र है? भरत, हेमवत, हरि। जितना हरि क्षेत्र है उतना रम्य क्षेत्र होगा। हरि क्षेत्र कितना है? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 16। फिर ये पर्वत 8 है तो ये पर्वत भी 8 हो जाएगा। फिर ये क्षेत्र इधर 4 है तो ये क्षेत्र भी 4 होगा। फिर ये पर्वत 2 होगा, फिर ये क्षेत्र 1 होगा। क्लियर हुआ? जिस क्रम से हम दुगना करते हुए आगे बढ़े उसी क्रम से वापस बैक हो जाएंगे। अब देखें जरा, इनको टोटल करो। 2, 1, 3, 4, 7, 8, 15, 16, 31 और 32, 63। इधर का इतना हिस्सा कितना हो गया? 63। इधर का हिस्सा इतना कितना होगा? 63। 63, 63 और 64, इनको जोड़ो 190। ये कितना हुआ? 190। मतलब अब आपको क्या करना है? 190 इंच, 190 इंच का डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाओ। 190 इंच। 1 फीट में कितने इंच होंगे? 1 फीट में 12 इंच। तो 190 में बताओ कितना होगा? चलो मिलीमीटर से बनाओ। 190 मिलीमीटर, 190 मिलीमीटर कर लेते हैं। इंच मत करो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कॉपी में बनेगा नहीं, कॉपी में बनेगा नहीं। कहाँ तक 10-15 फीट का पूरा एक कमरा बनाना पड़ेगा। चलो एक अपन कॉपी पर बनाना है, मिलीमीटर ले लेते हैं। 190 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? देखो ये भरत क्षेत्र 1 है तो भरत क्षेत्र से दुगना विस्तार पर्वत का है। उस पर्वत से दुगना विस्तार फिर क्षेत्र का, फिर दुगना विस्तार पर्वत का। तो हम इधर विदेह क्षेत्र तक बढ़े दुगना दुगना करते हुए। फिर इसको काउंट किया ना,
यदि ये 1 है तो ये 2 होगा, फिर ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 16 होगा, ये 32 होगा। तो इनको जोड़ दिया, 32, 16, 48, 8, 56, 4, 60, 2, 62, 1, 63। ये 63 इधर हो गया, 63 इधर हो गया, 64 ये हो गया। तीनों को जोड़ा अपन ने, 190 निकलेगा। अब यदि ये पूरा 190 है, 190 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 8 इंच। अब 8 इंच का गोला तो अपन बना सकते हैं। अब सोचो जरा, जब आप 190 मिलीमीटर का गोला बनाएंगे ना, तो भरत क्षेत्र 1 मिलीमीटर का बनेगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो चीज समझना है। जब हम 190 मिलीमीटर के डायमीटर से एक सर्कल बनाएंगे तो भरत क्षेत्र 1 मिलीमीटर का बनेगा। कितना छोटा, आप समझो। अब इधर ये बताना चाह रहे हैं, भरत क्षेत्र जो 1 मिलीमीटर का है, उस भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, 5 मिलिच खंड, 1 आर्य खंड। उस आर्य खंड में पूरा वर्ल्ड है, उसमें भारत है, उसमें आसाम होगा, उसमें गुवाहाटी होगा, उसमें हमारा एक कॉलोनी में छोटा सा घर होगा। कितनी छोटी सी जगह पर हमें, पृथ्वी का भूभाग कितना बड़ा है। ये केवल अभी जम्बू द्वीप की बात है, बाकी द्वीप समुद्रों की तो छोड़ो। अकेले जम्बू द्वीप को यदि हम ड्रॉ करते हैं, पूरा मैप बनाते हैं, तो जब हम 190 इंच का बनाएंगे तो 1 इंच का भरत क्षेत्र निकलेगा। 190 फीट में यदि हम बनाते हैं तो 1 फीट का भरत क्षेत्र निकलेगा। 190 फीट बनाओ, अच्छा बड़ा सा बंगला भी नहीं बनेगा। 190 फीट, एक तरफ 200 फीट समथिंग, 200 फीट लंबा हॉल करो पूरा, उतना बड़ा एक जम्बू द्वीप बनेगा। उसमें अपना भरत क्षेत्र कितना बनेगा? 1 फीट का। उस 1 फीट में अपन विजयार्ध पर्वत भी बनाएंगे, गंगा नदी भी निकालेंगे, सिंधु नदी निकालेंगे, 5 मिलिच खंड बनेंगे, 1 आर्य खंड बनेगा। आर्य खंड में सारी पूरी संरचना, पूरा वर्ल्ड बनना है। कितना बड़ा क्षेत्र है, कितना बड़ा भूभाग है, ये इससे पता चल रहा है। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज देखें, ये यदि पूरा 190 है यहां से लेके यहां तक, और यदि ये 1 है, तो ये पूरे जम्बू द्वीप का कौन सा भाग हो गया? 190वां भाग हो गया। यदि पूरा 1 लाख योजन है, पूरा 190 है, और यदि ये 1 है, तो हम क्या कहेंगे? भरत क्षेत्र पूरे जम्बू द्वीप का कौन सा भाग है? 190वां भाग है। अब अपन करके देखें, 1 लाख दूरी है, 1 लाख दूरी में कितना हो गया? ज्यादा हो गया। 190 का भाग लगाएं, कितना आएगा? ये आंसर आ जाएगा। ये 2 सूत्र हैं, एक आगे आएगा, शायद 32 नंबर का सूत्र है। देखें 32 नंबर का, हाँ 32 नंबर का है। देखें पेज नंबर 94। भरतस्य विस्कंभो, भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। यहाँ क्या बता रहे हैं? भरतस्य विस्कंभो, जो भरत क्षेत्र का विस्तार है वो जम्बूद्वीपस्य, पूरे जम्बूद्वीप का 90 शतभागः, 190वां भाग है। अब भरत क्षेत्र को इन्होंने दोनों तरीके से बता दिया। पहले सूत्र में बताया था भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः, भरत क्षेत्र का विस्तार 526 से ही 6/19 है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताई। अब बता रहे ये दूरी पूरे जम्बूद्वीप का कौन सा भाग है? तो 190वां भाग है। अब हमको दोनों तरह से निकालना है। 1 लाख में 190 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा, और इसमें 190 का गुणा करेंगे तो 1 लाख आएगा। किसी भी तरह से करके देखिए, ये बिल्कुल सेम वही निकलेगा। ठीक है, ज़्यादा मैथ नहीं करनी, कोई बात नहीं। इतना याद रखना है कि भरत क्षेत्र पूरे जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, जिसमें विदेश क्षेत्र
यदि 64 है तो हमारा भरत क्षेत्र 1 भाग है। विदेह क्षेत्र हमारे भरत क्षेत्र से 64 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलो आगे देखें। अब इसमें 26 नंबर हो गया था, अब 27 नंबर बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं भरतई रावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम भरतई रावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम भरतई रावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। अब इसमें क्या बता रहे हैं, भरतई रावतयोः यानी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रासौ वृद्धि होती है और ह्रास होता है। कैसे होता है, षट समयाभ्याम 6 समयों के माध्यम से। किसके 6 समय हैं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 कालों के माध्यम से इसमें वृद्धि होती है और ह्रास होता है। किस में होता है, भरत और ऐरावत क्षेत्र का होता है या भरत ऐरावत क्षेत्र के अंदर जो जीव हैं उनका होता है। तो अपन को अभी जीवों का लगाना है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो जीव रहते हैं उनमें वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पिणी में वृद्धि होती है, अवसर्पिणी में ह्रास होता है। अब इसका पूरा एक काल चक्र बनेगा, उसको अपन समझेंगे। इसको मिटा दें। देखें, काल चक्र अपन बनाएंगे। देखें, एक कल्प काल, एक कल्प काल कितना होता है, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी दोनों को मिला दो तो एक चक्र पूरा हो जाता है। उस एक चक्र को हम बोलते हैं कल्प काल। एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों को मिलाने पर कल्प काल बनता है। क्या करेंगे, यहाँ अपन घड़ी के कांटे जैसी संरचना बनाएंगे। घड़ी में क्या होता है, ऊपर यहाँ पर 12 बजेंगे और यहाँ पर 6 बजते हैं। फिर 6 कांटे यहाँ पर रहेंगे अंक और 6 अंक यहाँ रहेंगे। घड़ी की सुई को देखेंगे, वो सुई क्या होती है, यहाँ से जब आगे टाइम बढ़ता है तो वो सुई नीचे की ओर आती है और यहाँ 6 के बाद ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर की ओर जा रही है मतलब वृद्धि हो रही है, नीचे की ओर आ रही है मतलब ह्रास हो रहा है। तो अपन इस कल्प काल के 2 भेद करेंगे। कौन कौन से, ये कहलाएगी उत्सर्पिणी और ये कहलाएगी अवसर्पिणी। एक कल्पकाल जो होता है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होता है। कितना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। KKS, के का मतलब कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये क्या चीज़ है, एक सागर हमने आपको बताया था अभी जब नरकों की बात चली थी, तो एक सागर बताया था, एक सागर असंख्यातों वर्षों का है। अब ऐसे जब एक सागर है, इसके हमने संख्या बढ़ाते गए तो 1 से 10 सागर बनेगा, 100 सागर बनेगा, 1 लाख सागर बनेगा, 1 करोड़ सागर बनेगा। अब ऐसे 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, उसको बोलेंगे 1 कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा किया तो क्या बनेगा, 1 कोड़ा कोड़ी। अब उसमें 10 का गुणा करो तो 10 कोड़ा कोड़ी।
और 20 का गुणा किया तो 20 कोड़ा कोड़ी। बस ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक पूरा कल्पकाल होता है। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें और जो अपना आंसर निकलेगा उसमें 20 का गुणा करें तो 20 कोड़ा कोड़ी हो गया। ठीक है, अब ऐसे सागर लगाना है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का एक कल्पकाल। अब इसके अपन ने 2 पार्ट कर दिए, 2 पार्ट किए तो अवसर्पिणी कितनी होगी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की, और उत्सर्पिणी भी कितनी होगी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की। अब ये जो अवसर्पिणी है यहां से लेके यहां तक का समय, इसमें भी 6 काल बनते हैं, और यहां से लेके यहां तक का जो उत्सर्पिणी है इसके भी 6 काल बनेंगे, जिनको हम बोलते हैं पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा, पांचवा और छठवां काल। अभी कौन सा काल चल रहा है, 5वां काल। अभी कौन सी अवसर्पिणी चल रही कि उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी। तो अपन यहाँ पर हैं, अभी यहाँ से शुरू हुआ, अवसर्पिणी से होते होते यहाँ पर अपन को 6 तक आना है, तो अभी अपन 5वें काल में हैं। अब यहाँ जो अपन 6 कालों का विभाग करेंगे, घड़ी में तो क्या होता है, बराबर दूरी पर होते हैं, 1 से 2, 2 से 3 के बीच की दूरी बराबर है। यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ ये 6 काल बराबर नहीं होंगे। तो क्या करना है, इसके हम 10 भाग करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के, और फिर 10 भागों में 4 भाग प्रमाण पहला काल होता है। मान लो पहला काल ये इधर 5 हो जाएगा बराबर, यहाँ तक कर लेते हैं, ये हो गया 4 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का पहला काल। पहला काल कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का पहला काल। फिर क्या होगा, 3 कोड़ा कोड़ी वर्षों का दूसरा काल, 3 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का दूसरा काल। तीसरा काल कितना है, वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का है। ये तीसरा काल हो गया। 3 कालों में 4, 3, 7 और 2, 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष निकल जाते हैं। अब कितना बचा, मात्र 1 कोड़ा कोड़ी सागर। उस 1 कोड़ा कोड़ी सागर में बाकी 3 काल हैं, चौथा काल, 5वां काल और 6वां काल। यहां तक क्लियर हुआ। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का ये जो समय बचा है, इसमें चौथा काल भी है, 5वां काल भी है और 6वां काल भी है। तो 5वां और 6वां काल जो होता है वो मात्र 21 हजार वर्ष का है। कहाँ कोड़ा कोड़ी सागर और कहाँ मात्र 21,000, बहुत छोटा सा काल है। बाकी समय चौथे काल का है। तो ये जो चौथा काल है ये कितना होगा, 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 21,000 वर्ष कम कर दें, सॉरी 42,000 वर्ष कम कर दिया, तो ये निकलेगा अपना चौथा काल। अब जो 42 कम किया उसमें 21,000 का होगा 5वां काल, 21,000 का, और 21,000 का होगा ये 6वां काल। तो ये 5वां और ये इधर 6वां। ये समझ में आया। 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों को 6 भागों में बांट दिया। तो 6 भागों में बांटते ही पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी का, फिर 3 कोड़ा कोड़ी, फिर 2 कोड़ा कोड़ी, फिर 1 कोड़ा कोड़ी में 42,000 वर्ष कम, फिर 21,000, फिर 21,000। ठीक इसी तरह का क्रम वापसी में चलेगा। तो अब जो उत्सर्पिणी के 6 काल बनेंगे वो इसी तरह बनेंगे। पहले 6वां काल आएगा इधर 21,000 का, फिर इधर 5वां काल आएगा 21,000 का, फिर इधर ये चौथा काल आएगा, कितना होगा, 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। ठीक है। फिर इसके बाद इधर ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर का कौन सा तीसरा काल होगा। फिर इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये
कौन सा काल होगा अब इधर? दूसरा काल। ये कितना होगा? 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। और फिर इधर ये पहला काल होगा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। क्लियर हुआ? जैसा अपन ने यहां विभाग किया था वैसा ही वापसी में बैक में करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या समझना है? अब इसमें ये बता रहे हैं उत्सर्पणी और अवसर्पणी के इन 6 कालों में वृद्धि और ह्रास होता है। वृद्धि और ह्रास किस में होता है? हमारी शरीर की अवगाहना में, हमारे शरीर की शक्ति उसमें, और हमारी आयु में। इसमें वृद्धि होती है और इसमें ह्रास होता है। पहले काल को देखें, इधर मिटा दें ये थोड़ा सा। पहले काल में यहां 3 पल्य की आयु होती है। आयु कितनी है? 3 पल्य की पहले काल में सबसे ज्यादा। 1 पल्य हमने बताया था असंख्यातों वर्षों का है, तो पहले काल में 3 पल्य की आयु है। जब ये अवसर्पणी होती है तो ये पहले काल के प्रारंभ में है 3 पल्य की। घटते 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 जब दूसरे काल का प्रारंभ आएगा तो ये आयु घट करके 2 पल्य की बचेगी। फिर जैसे ही तीसरा काल इधर प्रारंभ होगा तो और घट जाएगी, और घटते घटते कितनी बचेगी? 1 पल्य की। फिर चौथा काल प्रारंभ होगा तो ये आयु असंख्यात वर्ष से घट करके संख्यात वर्ष की रह जाएगी, 1 पूर्व कोटि। फिर इसके बाद 5वां काल जब प्रारंभ होगा तो मैक्सिमम आयु रहेगी मात्र 120 वर्ष। और जब 6वां काल प्रारंभ होगा तो ये आयु और घटते घटते कितनी रह जाएगी? मात्र 20 वर्ष की। इस तरह से ये ह्रास हो रहा है आयु में 6 कालों में। पहला काल का नाम है सुखमा सुखमा। पहले काल का नाम क्या है? सुखमा सुखमा। इधर सुख ही सुख है। दूसरे काल का नाम है केवल सुखमा। पहले सुख तो है लेकिन पहले जितना नहीं है। सुखी रहेंगे लेकिन पहले काल जितना नहीं रहेंगे, केवल 1 बार सुखमा। तीसरा काल है सुखमा दुखमा। अब दूसरा शब्द कौन सा है? दुखमा। मतलब सुख ज़्यादा है दुख कम है। चौथे काल होगा तो पलट जाएगा दुखमा सुखमा। दुख ज़्यादा होंगे सुख कम होंगे। 5वां काल है दुखमा। पंचम काल में सुख की कोशिश मत करो, दुख ही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति दुखी नजर आएगा। और फिर 6वां काल जो है वो दुखमा दुखमा, वहां दुख ही दुख है। तो अभी अपन लोग पंचम काल में हैं। ये आयु घटते हुए समझ में आ गई। इसी तरह से शरीर की ऊंचाई ये भी हमारी दिन प्रतिदिन घट रही है। पहले काल में आयु शरीर की ऊंचाई या अवगाहना कितनी थी? 3 कोस। 3 कोस कितना होगा? 1 कोस 2000 धनुष का, तो 6000 धनुष। अभी अपनी ऊंचाई लगभग 1 धनुष की है। अब ऐसे 6000 धनुष का एक शरीर, सोचो 3 कोस की ऊंचाई होगी। तो पहले काल में ऊंचाई है 3 कोस। फिर ये घटी तो कितनी बची? 2 कोस। फिर और घटी तो 1 कोस। अब 1 कोस में कितने धनुष हैं? 2000। अब और घटेगी, और घटी तो चौथे काल में रह गई 500 धनुष। 500 धनुष से और घटी तो पंचम काल के प्रारंभ में कितनी? 7 हाथ। महावीर भगवान लास्ट में हुए चौथे काल के, 7 हाथ के थे। मतलब 1 धनुष 1.5 धनुष समथिंग, 7 हाथ। इसके बाद और घटेगी तो कितनी? 1 हाथ।
छठवें काल में जो व्यक्ति होंगे वो 1 हाथ के होंगे, ये फुल लंबाई होगी उनकी, ये फुल होगी। इसमें भी यदि कोई नाटा हो गया तो वो इतना ही सा रहेगा, 6 इंच का। और क्या, अब कितना बड़ा उसका मुख होगा, कितनी हाथ होंगे, कितना पेट होगा, कितनी उंगली होंगी, ये सोचते रहो। ठीक है। अब देखो इसके बाद तीसरी चीज क्या घटती है? तीसरी चीज घटती है हमारे शरीर की शक्ति। शरीर की शक्ति कैसे नापी जाती है? हमारे आहार ग्रहण करने से, हम कितना भोजन कर रहे हैं। क्योंकि जब शक्ति क्षीण होती है तो व्यक्ति भोजन करता है, भोजन से शक्ति मिलती है। यहाँ पर जो पहला काल है, इस पहले काल में एक बार भोजन किया तो 3 दिन तक भूख नहीं लगती, 3 दिन के बाद फिर भूख लगेगी। 3 दिन का अंतराल होगा, आज कर लिया, 3 दिन छोड़ के फिर चौथे दिन, तो 3 दिन का बीच में गैप। और उसमें आहार कितना करते हैं? आहार करते हैं एक छोटी सी, ये इतनी सी रख दी, बस इतना सा टुकड़ा कोई भी चीज़ का। कौन सी चीज़ मान लें? बेर। बेर तो फिर भी बड़ा होता है, बहुत छोटा सा जीरा बटी टाइप, वो इतनी सी खाली छोटी सी टैबलेट मान लो, कोई एक टैबलेट खाई और उतने में इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी। 3 दिन बाद फिर भूख लगी तो एक टैबलेट फिर खा ली, उतने में काम हो गया। इतनी शक्ति होती है। ये शक्ति धीरे धीरे घटी तो जो ये जो शक्ति, कहाँ लिख दूँ अब इसको, यहाँ लिख दें बीच में, यहाँ शरीर की शक्ति लिखते। पहले 3 दिन का अंतराल है, अंतराल यानी गैप पीरियड, ठीक है। 3 दिन के अंतराल में वो भी इधर इतना छोटा सा था। अब क्या होगा, ये मात्रा बढ़ जाएगी थोड़ी सी, इतनी बड़ी हो गई, और 2 दिन का अंतराल रहेगा। खाने की मात्रा बढ़ेगी और समय भी कम हो गया। ज़्यादा खाया और कम समय के बाद ही, 2 दिन बाद ही फिर भूख लगाएगी। तीसरे काल में क्या होगा, इसकी मात्रा और अधिक बढ़ गई और समय कम हो गया, 1 दिन का अंतराल। आज खाएगा, कल नहीं खाएगा, परसों फिर खाएगा। चौथा काल आया तो मात्रा भी बढ़ी और अब रोज भोजन होने लगा। अब वो बीच का गैप था, वो गैप खत्म हो गया। तो चौथे काल में क्या हो गया, प्रतिदिन। फिर पंचम काल में सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, दोपहर में भी चल रहा है, सुबह नाश्ता भी होता है, रात को 11 बजे भी पूछ लो तो भी चल जाएगा। मतलब कोई लिमिट नहीं है। ये हमारी शक्ति कम हो रही है कि हम सुबह भोजन किए थे और दोपहर को फिर से भूख लगने लगी, दोपहर को कुछ खाए, शाम को फिर रात को भूख लगने लगी, शाम को 6 बजे खाते हैं, रात को 12 बजे फिर भूख लगने लगती है। तो ये भूख क्यों लग रही है? ये कमजोरी और कुछ नहीं, ये काल का प्रभाव, ये काल का प्रभाव है जो निरंतर हम लोगों की शक्ति घट रही है। तो 5वें काल में कितना होगा, कई बार, ठीक है। अब प्रतिदिन नहीं, 1 दिन में कई बार। यहाँ आसाम में तो नाश्ता ही तगड़ा होता है, हम लोगों के यहाँ नाश्ता होता है थोड़ा सा, यहाँ तो नाश्ते में ही 4-5 पूड़ी पराठे नाश्ते में होता है। खाने में क्या होगा पता नहीं। ये ऐसा देखा अभी कि आसाम में नाश्ता करने मंदिर से पूजन करके आओ, नाश्ता होगा तो उसमें 3-4 पराठे तो नाश्ते में ही हो गया। ठीक है, अपना अपना सिस्टम है। कहीं भी खाओ, चाहे आप सुबह 4 बजे खाओ, चाहे आप दोपहर में खाओ, वो 4 पराठे जितने खाओगे वो 4 घंटे चलेंगे बस। इससे कहाँ टेबलेट का मतलब थोड़ा सा आहार। उत्तम भोग भूमि है, कल्प वृक्षों से एक छोटा सा फल ले लिया, वो फल खाया, एनर्जी मिल गई। टेबलेट का मतलब ये उदाहरण दिया कि वो छोटा सा फल भी मिल गया, उतने में काम चल गया। हाँ, अंगूर समझ लो, एक अंगूर खाया, एक अंगूर के बराबर उतने में काम बन गया। यहाँ फिर आंवले के बराबर थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा कर दो, अनार के बराबर। अच्छा,
ठीक है, कोई भी उपमा ले सकते हैं। क्या? हाँ, ये बहुत अच्छी बात। देखो अब यही चीज हम बताने वाले हैं। अब क्या देखना है, छठवां काल जब आएगा तो छठवें काल में तो और ज्यादा, मतलब उधर भूख बहुत लगेगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो कम से कम इतना है, पंचम काल में भूख लग रही है तो खाने को मिल रहा है, हमारी भूख शांत हो रही है। छठवां काल आएगा तो भूख खूब लगेगी लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, इतना अकाल पड़ जाएगा, इतना सब कुछ हो जाएगा कि खाने की सामग्री खत्म है, भूख ज़्यादा लगेगी। ये छठवां काल होगा। अब देखें यहाँ पर, ये जो प्रारंभ का पहला, दूसरा और तीसरा काल होता है, ये 3 कालों में खाना बनाना नहीं पड़ता। इन 3 कालों में नौकरी पर नहीं जाना पड़ता, धंधा पानी नहीं करना पड़ता, यहाँ भोग भूमि कहलाती है। ये जो प्रारंभ के 3 काल हैं ये भोग भूमि है। और भोग भूमि में क्या होता है, केवल भोग ही भोग हैं, करना धरना कुछ नहीं। वहाँ पर कल्प वृक्ष होते हैं और उन कल्प वृक्षों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। जैसे यहाँ मार्केट होते हैं अलग अलग, ज्वेलरी का मार्केट अलग है, कपड़े का मार्केट अलग है, बर्तन का मार्केट अलग है, सब्जी मार्केट अलग है, ऐसे ही वहाँ कल्प वृक्ष होते हैं। जो सब्जी पानी खाना देने वाले हैं वो भोजनांग जाति के अलग हैं, वस्त्रांग जाति के अलग हैं। तो हर प्रकार के 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। उनसे जो सामग्री चाहिए आपको बस एक बार डिमांड करना है, वो सामग्री आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। तो उधर मांगना कुछ नहीं, वो करना कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं करनी, भोग ही भोग होते हैं, इसीलिए उसको भोग भूमि कहते हैं। और अपने यहाँ चौथे काल के बाद, यहाँ से ये चौथे काल का यहाँ से अपन घेरा बनाए और ये चौथे काल तक, बस ये बीच में ये जो 3 काल आए हैं, चौथा, पांचवा, छठवा और फिर से छठवा, पांचवा, चौथा, कितना समय है? मात्र 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का। 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष उत्सर्पणी का और 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष अवसर्पणी। ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में भोग तो मिलेंगे लेकिन कर्म करने के बाद मिलेंगे। हमको मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी पर जाना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी, माल दिखाना पड़ेगा, फिर जाकर के ग्राहक लेगा, 200-500 रुपये मिलेंगे। फिर उसके बाद सब्जी खरीदनी पड़ेगी, कट करो, बनाओ, मसाले डालो, पकाओ, फिर खाना पड़ेगा। मतलब इतना मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के कुछ खाने को मिलेगा। और भोग भूमि में मेहनत कुछ नहीं करनी, बढ़िया भोग ही भोग है। सुबह शाम दिन भर घूमते रहो और घूमने के बाद बस शाम को जब भूख लगी 3 दिन बाद तो कल्प वृक्ष से इतना सा मिल गया, खाया, फिर 3 दिन को फ्री है। कर्म भूमि चौथा, पांचवा और छठवा, ये तीनों काल कर्म भूमि है। भोग भूमि और कर्म भूमि, ये स्थिति बनेगी। अब जैसे ये घटी है, यहाँ छठवें काल के बाद यहाँ से फिर से जब छठवां काल आएगा तो ये इसी क्रम से बढ़ना शुरू होगी और धीरे 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 आयु भी बढ़ेगी, शरीर की शक्ति भी बढ़ेगी, शरीर की अवगाहना भी बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते यहाँ इस पहले काल तक आकर के बिल्कुल सेम वही 3 पल्य की आयु, 3 कोष का शरीर और 3 दिन बाद आहार, फिर वही स्थिति आ जाएगी। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक भोग भूमि है। कितने? 18 कोड़ा कोड़ी, 9 कोड़ा कोड़ी इधर और 9 कोड़ा कोड़ी इधर। यहाँ से यदि एक बार भोग भूमि शुरू हुई, उत्सर्पणी के चौथा काल जब शुरू होगा, यहाँ से भोग भूमि शुरू हुई तो लगातार 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक भोग भूमि ही चलेगी, फिर कर्म भूमि आएगी। हाँ, इनमें जो भोग भूमि जीव होते हैं ये युगल रूप में जन्म लेते हैं। युगल रूप में मतलब जो एक स्त्री और एक पुरुष हैं, इनके गर्भ से 2 बच्चे जन्म लेंगे और 2 बच्चों में एक लड़की होगी, एक लड़का होगा। जैसे ही उनका जन्म होगा इधर माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही इधर इनका जन्म हुआ इधर माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। मतलब माता पिता अपने बच्चों का मुख भी नहीं देख पाते हैं भोग भूमि में। भोग भूमि जो पहला, दूसरा, तीसरा काल चलता है, इसमें युगल रूप से जुड़वां जन्म होता है, ट्विंस होते हैं, एक लड़की एक लड़का।
वो धीरे 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 अपने आप ही बड़े होंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। सबका नियम है 3 दिन तक खिसकेंगे, 3 दिन बाद घुटने के बल चलेंगे, 3 दिन बाद खड़े हो जाएंगे, 3 दिन बाद सारी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ऐसे 3 दिन 5 दिन 7 दिन, ऐसा सबका नियम है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। पहला काल उत्तम भोग भूमि, दूसरा काल मध्यम भोग भूमि और तीसरा काल जघन्य भोग भूमि का होता है। तो इस तरह से ये भोग भूमि की व्यवस्था होती है। युगल रूप में जन्म होगा, अपने आप ही उन बच्चों का लालन पालन सब हो जाता है। अपन लोग चिंता करते रहते हैं, अपन लोगों के यहाँ चिंता होती है, बच्चे बड़े हो जाए तो भी चिंता लगी रहती है, हम नहीं होंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब अपना अपना कर्म लेके आए हैं। इस भोग भूमि को देखेंगे तो पता चलेगा कि माता पिता तुरंत ही मर गए, अब वो नवजात शिशुओं को छोड़ गए, अब वो क्या करेंगे, अपने आप उनकी 3 पल्ली की आयु है, 2 पल्ली की आयु है, अपने आप जिएंगे, अपने आप उनकी सब व्यवस्थाएं बनेंगी। तो किसी की चिंता नहीं करना, भोग भूमि के जैसे निश्चिंत होकर के जियो और निश्चिंत होकर के मरो, दोनों काम। मतलब कोई विशेष चिंता नहीं करना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं, जो होगा सब अपना अपना कर्म लेकर के आए हैं, सबका अपना अपना जैसा होगा। ये क्लियर समझ में आया। अब इसमें अपन को ये देखना है कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो केवल कर्म भूमि से होती है, भोग भूमि में चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं है। भोग भूमि में संयम नहीं होता, और जब संयम नहीं है तो मोक्ष मार्ग भी नहीं है, और जब मोक्ष मार्ग नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। तो भोग भूमि या जीव कितना भी कुछ भी कर लें, ये मोक्ष मार्ग पर ना चल सकते हैं ना मोक्ष को जा सकते हैं। मोक्ष को प्राप्त करना है या अपनी आत्मा को कर्मों से अलग करना है तो हमें कर्म भूमि का सहारा लेना पड़ेगा। कर्म भूमि में भी मात्र चौथा काल एक ऐसा काल है जहाँ पर उत्तम सहनन की प्राप्ति होती है। मोक्ष जाने के लिए शरीर की शक्ति चाहिए कर्म नाश करने के लिए, और वो कर्म नाश करने की जो शक्ति है, उत्तम सहनन है, वो मात्र चौथे काल में होता है। इसीलिए चौथे काल में ही मोक्ष होता है, बाकी अन्य कालों में मोक्ष नहीं है। तो अपन यदि पहले काल में उत्पन्न हो गए या दूसरे में या तीसरे में या 5वें में या 6वें में, तो हम मनुष्य बनेंगे, मनुष्य को भोग करके मर जाएंगे, मोक्ष नहीं जा पाएंगे। मोक्ष जाने के लिए चौथा काल जरूरी है। ये एक हुंडावसर्पणी काल का दोष है। ये उत्सर्पणी अवसर्पणी उत्सर्पणी अवसर्पणी ये चक्र चलता रहता है, और जब ये चक्र असंख्यातों बार चल जाता है, असंख्यातों बार, तब एक बार एक काल विशेष होता है जिसको बोलते हैं हुंडावसर्पणी काल। केवल अवसर्पणी में होता है, हुंडा काल होता है। हुंडा काल का मतलब है वो काल कुछ अलग प्रकार का है, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सामान्य रूप से नहीं घटती, कुछ अनहोनी घटनाएं कहें या कुछ विशेष घटनाएं कहें। हमेशा चौथे काल में मोक्ष होता है, लेकिन इस बार हुंडावसर्पणी काल चल रहा है, और हुंडावसर्पणी काल के कारण से आदिनाथ भगवान तीसरे काल में उत्पन्न हुए और तीसरे में ही मोक्ष चले गए। ये किसका दोष है? हुंडावसर्पणी का। सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। 63 सलाका पुरुष होते हैं। 63 सलाका पुरुष में एक कोई भी जीव है वो एक ही पद को ग्रहण करेगा। इस बार शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ ये 3 भगवान चक्रवर्ती भी हैं, तीर्थंकर भी हैं, कामदेव भी हैं। जितने तीर्थंकर होते हैं वो सब शादी करा करके फिर दीक्षा लेते हैं। इस बार 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं कराई, बाल ब्रह्मचारी रहे। तीर्थंकरों के कभी पुत्रियां उत्पन्न नहीं होती। आदिनाथ भगवान के ब्राह्मी सुंदरी 2 पुत्रियां उत्पन्न हो गई। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि जो हुंडावसर्पणी काल में होती हैं, सामान्य रूप से नहीं होती। अभी जो चल रहा है ये हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। नहीं, मोक्ष जाने के लिए नहीं, ठीक प्रश्न है। हुंडावसर्पणी काल में जब इतने दोष हो रहे हैं तो एक दोष और सही, पंचम काल में मोक्ष हो जाए। नहीं, क्यों नहीं? जब तीसरे में हो सकता है तो 5वें में क्यों नहीं? किसी को हो जाए। बस मोक्ष जाने के लिए होगा क्या? मोक्ष जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए। ऐसा कोई पुण्यशाली जीव चाहिए
जो जिसने वज्र वृषभ नाराज सहनन जैसी पुण्य प्रकृति का बंध किया हो, जिसने वज्र वृषभ नाराज सहनन जैसी पुण्य प्रकृति का बंध किया होगा, उसी के उदय में आएगी। अब ऐसी पुण्य प्रकृति के उदय वाले जीव पंचम काल में उत्पन्न ही नहीं होते, ये इस काल का दोष है। वो चौथे काल में उत्पन्न हुए, उत्पन्न चौथे काल में हुए। चौथे काल का उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, हम लोग कई बार क्या कहते हैं कि अभी पंचम काल चल रहा है इसलिए मोक्ष नहीं है। ये गलत सेंटेंस है। काल जो है ये एक सामान्य घड़ी है, घड़ी चल रही है, वो तो टिक 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 करके समय निकल रहा है। समय किसी के मोक्ष जाने में और ना जाने में बाधक नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि नहीं 2 बजे से 3 बजे तक आप ये काम कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? कोई समय किसी भी काम को करने में बाधा कर ही नहीं सकता, न मोक्ष जाने में बाधा कर सकता है। बाधा कौन कर रहा है? बाधा कर रहा है हमारा स्वयं का पुण्य। पंचम काल में ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जिनके वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है। तो हम लोग सब हीन पुण्य वाले हैं, हमने कभी वज्र वृषभ नाराज सहनन का बंध नहीं किया। वज्र वृषभ नाराज सहनन का बंध कब होता है? जब हम दूसरों की वैयावृत्ति करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। दूसरों की सेवा कभी की नहीं, दूसरों की वैयावृत्ति की नहीं, वज्र वृषभ नाराज सहनन का बंध नहीं किया। अब हम पंचम काल में उत्पन्न होकर कह रहे हैं कि पंचम काल के कारण हम मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं। तो ये दोष पंचम काल का नहीं है, ये दोष हमारे स्वयं के कर्मों का है। अब वो होता है कि अपना दोष किसी दूसरे पर टिका दिया जाता है, तो हमने काल पर टिका दिया, जबकि दोषी कौन है? दोषी हम स्वयं हैं कि हमने कभी ऐसे कोई पुण्य कर्म किए नहीं। पुण्य कर्म किए होते तो वज्र वृषभ नाराज सहनन होता, तो वज्र वृषभ नाराज सहनन से मोक्ष जाते। विदेह क्षेत्र में चले जाओ, जन्म पंचम काल चौथा काल रहता है हमेशा। उधर यदि वज्र वृषभ नाराज सहनन मिल जाए तो उधर से मोक्ष हो जाएगा, और उधर जाकर के भी यदि यही सहनन मिला तो, यदि मान लो हम चौथे काल में उधर उत्पन्न हो जाए विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में 6 सहनन है, विदेह क्षेत्र में 6 सहनन होते हैं, और मान लो हम वहां पैदा हो गए अंतिम 3 सहनन लेके, तो फिर क्या कहेंगे? फिर किसको दोष देंगे? उधर तो चौथा काल है, उधर तो तीर्थंकर हैं, उधर तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए सहनन पुण्य प्रकृति चाहिए, और वो पुण्य प्रकृति नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा, चाहे हम चौथे काल में हो चाहे हम पंचम काल में हो। कौन? बिल्कुल, 7वें नरक में जाने के लिए भी वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आज वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, हम 7वें नरक में नहीं जाएंगे। कितना भी पाप कर लो, ये बहुत अच्छी बात है अपन लोगों के लिए। मोक्ष नहीं जा सकते तो हम 7वें नरक में ही नहीं जा सकते। 7वें नरक नहीं जा सकते तो हम सर्वार सिद्धि विमान में भी नहीं जा सकते। वो तो सब जगह नियम लगेगा। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ही देवों में ऊपर सबसे ऊपर जाएगा, वो ही जीव नरकों में सबसे नीचे जाएगा। आज वो है ही नहीं। आज अंतिम 3 सहनन है, और अंतिम 3 सहनन वाला जीव यदि नरकों में जाएगा तो तीसरे नरक से नीचे नहीं जाएगा, और स्वर्गों में जाएगा तो 8वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाएगा। कितने ही पूजन पाठ करो, कितने ही भक्ति करो, 8वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा पाएंगे, और कितने ही पाप कर लो तीसरे नरक के नीचे भी नहीं जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ तो हुआ कुछ से तो बचे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है कि मोक्ष नहीं जा सकते। मुनि बन जाएं, साधना करें, तो भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी है। चलो पौने क्या? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो, सिद्धांत को अच्छे से पूरा सुनना है। हमने ये कहा था कर्म भूमि से कर्म भूमि में उत्पन्न होगा, तो हम यहाँ से यदि जाएं और वहाँ उत्पन्न होंगे तो मिथ्यात्व के साथ होंगे। यदि कोई देव से आ रहा है तो वो सम्यक दर्शन के साथ हो सकता है।
वो तो देव से आ रहा है ना, मनुष्य से मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य यदि पुनः कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा तो मिथ्यात्व के साथ होगा। देव से यदि कोई मनुष्य बनता है तो कोई नियम नहीं लगेगा, वो तो सम्यक्त्व के साथ भी जा सकता। चलो समय हो गया, ऊपर प्रवचन होंगे, इस पर कल चर्चा और करेंगे, अभी बहुत सारी चर्चा है इस पर। अभी जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।